बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। टॉप क्लास स्टाफ आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विफाक की मुसलसल नाइंसाफी पर सिंध सरकार का सबर भी जवाब दे गया। कराची समेत सिंध भर को गैस न मिलने पर पीपल्स पार्टी ने विफाक से बराह रास्त टक्कर ले ली। सिंध से जाने वाली गैस लाइन बंद करने समेत सुइस सदर्न गैस कंपनी के दफातर पर भी कब्जे की धमकियां दे डाली। पीपल्स पार्टी का विफाक के खिलाफ तबले जंग, हकीकत या फिर नूरा कुश्ती। चारों सूबों के वज़ीर आज़म के सिर्फ पंजाब के 70 MNAs पर ही मेहरबानियां आखिर क्यों हैं? सिंध को उसके हिस्से की गैस ना देने पर विफाक के खिलाफ एहतजाज क्या रंग लाएगा? डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो बात करेंगे ब्यूरोक्रेट्स के प्रमोशन स्कैंडल से मुताल्लिक। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। CSB के अपने मनपसंद अफराद को 5 नंबर देने के इख्तियारात को सल्ब कर लिया गया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद समेत जस्टिस बाकिर कमीशन और काजी फाइज ईसा कमीशन में भी नामजद तौकीर शाह की तरक्की को सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में दोबारा से ज़ेरे गौर लाने का हुक्म दिया गया। 2011 में इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के दौर में कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस के हजारों मुलाजिमीन मुस्तकिल होने के लिए ब्यूरोक्रेट्स के हाथों ख्वार होकर रह गए। विफाक ने नए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने की नई पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया। यह पॉलिसी क्या है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि प्रोग्राम मुकाबिल में PTV के फनकारों, मौसीकारों और लिखारियों की 15 साल से डूबी करोड़ों रुपए के मुआवजे की खबर पर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और कायम मकाम MD PTV अहमद सुखेरा की जानिब से एक्शन। नए MD PTV ने फनकारों, मौसीकारों और लिखारियों के वाजबात की अदायगी की यकीन दहानी करा दी। फंड्स की कमी हुई तो बाबुओं की तनख्वाह से पहले इन फनकारों की तनख्वाह और बकाया जात अदा किए जाएंगे। अहमद सुखेरा पुरअज़्म नजर आए। PTV की पुरानी और घाक ब्यूरोक्रेसी अहमद सुखेरा जैसे ऑफिसर के इन अच्छे इकदाम को क्या कामयाब होने देगी, ये सबसे बड़ा सवाल। और प्रोग्राम के आखिर में कुछ बात होगी मुसाफिरों से बदतमीजी करने की सजा से मुताल्लिक। मुसाफिरों ने एयरलाइन का समाजी बायकॉट कर दिया। एक ही दिन में कंपनी को 1 खरब 36 अरब का नुकसान हुआ। क्या इस तरह का रद्द-ए-अमल कभी पाकिस्तानी इदारों में हम देख सकेंगे? इस पे भी बात करेंगे। लेकिन क्लासेस अब सबसे पहले कराची की, सिंध की हम बात करेंगे। पहले तो सिंध पीपल्स पार्टी खासतौर पे से लफ्जी गोलाबारी कर रही थी, अब अमली इकदाम करने जा रही है, धमकियां ये उनकी। ये कल ये सारा जो ये ट्रिगर हुआ है ना, बहुत सारे लोग इसको लिंक कर रहे हैं शायद कि पीपल्स पार्टी जो है दबाव डालना चाहती है फेडरल हुकूमत पे, और जो उनके बंदे गायब हो गए हैं तो बंदे शायद ये बारगेन के जरिए उनसे छुड़वाने की कोशिश करेगी। जो पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब के क्रोनिस का कहा गया कि उनको उठा लिया गया है, क्योंकि माजी का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है पीपल्स पार्टी का। अब अच्छा काम भी करेगी ना पीपल्स पार्टी, लोग शक से देखेंगे शायद ये भी अयान अली को इन्होंने छुड़वाना है, फिर डॉक्टर आसिम को इन्होंने यहाँ से रिहा करवाना है, इन्होंने शर्जील मेमन को इन्होंने वहाँ क्लीन चिट लेके देनी है। सो वो उनके अच्छे स्टेप्स जो हैं वो भी आके एक तरीके से लिंक होते हैं कि नहीं इसके पीछे भी कोई कहानी होगी। इसमें कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें ट्विस्ट है इस दफा। किस किस्म का? वो 2 ट्विस्ट हैं। एक तो ये है पीपल्स पार्टी जो है कल जब कैबिनेट का फैसला हुआ है, इसमें इन्होंने ये कहा है, जहां से सारी कहानी शुरू हुई है, कि हम गैस के नए कनेक्शन देंगे। 9 साल बाद इन्होंने बैन लिफ्ट कर लिया है नवाज शरीफ साहब ने। अब ये बड़ा इंतही एक अहम सवाल है जो डोमेस्टिक ये लोगों को आके देंगे कि दुनिया भर में ये गैस जो है ये बड़ी इंतहाई आप कह सकते हैं कीमती प्रोडक्ट ये समझी जाती है। कीमती नॉट इन सेंस ऑफ कि फाइनेंसेस के महंगी बड़ी होती है, मतलब कोई इसके रेट्स की वजह से मैं नहीं कह रहा, इसकी यूटिलिटी की वजह से कह रहा हूँ कि दुनिया भर में जो जनरल कंसेंसस है कि गैस जो है आप ये घरों में नहीं देंगे, आप इंडस्ट्री को देंगे, आप पावर प्लांट्स को देंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देंगे, क्योंकि अगेन सस्ती है ना ये, ताकि वो प्रोडक्शन करें, कारखाने चलें, IPPs चलें, बिजली पैदा हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पांव पे खड़ा हो, लोगों को नौकरियां मिलें, उसके बाद एक्सपोर्ट करें, आप उसके बाद डॉलर कमाएं। और अब आप सवाल पूछेंगे फिर घरों में क्या किया जाए, तो मुझे याद, मैं लंदन में रहता था, जब वहां पे एक गुड इनफ हाउस था, वहां पे वो हमें बिजली देते थे। 20 पाउंड पर मंथ का हमारा सत्ताया था उनका कि 20 पाउंड का आपका बिल आएगा। वो गैस नहीं देते थे, वो गैस वो इंडस्ट्री को देते थे, सारी के सारी इंडस्ट्री को कहते थे IPPs या दीगर जो भी उनके वहां पे थे कि तेल से ना पैदा करो तुम, क्योंकि तेल एक महंगी प्रोडक्ट है। तो गैस के जरिए बिजली पैदा करनी है आपने, और आपने फिर सस्ती बिजली घरों में देनी है कि लोग घरों में बिजली पे अपने चूल्हे चलाएं। हमारे चल सकता है ये फार्मूला? मैं वही कह रहा हूँ, आइडियल
ये मुल्कों में बहुत सारों में होता है, लेकिन वहां पे गैस भी दी जाती है, कनेक्शन वो भी होता है, लेकिन मोस्टली ये है कि ये जो गैस है ये इंडस्ट्री को दी जाए, प्रायोरिटी आप उसको फर्टिलाइजर को इंडस्ट्री को दें, आप उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को दें, आईपीपीज को दें, ताकि सस्ती बिजली पैदा हो, सस्ती प्रोडक्ट हो और दुनिया भर में हम जाकर कंपीट करें। ये था इन्होंने, ये पाकिस्तान से दुनिया के चंद बड़े मुल्कों में जिन्होंने बड़ी तादाद में डोमेस्टिक हमने कनेक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे है। और उसको इंडस्ट्री को, हमारी जो प्रायोरिटी है ना, कभी आप प्रायोरिटाइज देखें जो करते हैं, जब लोड शेडिंग करनी हो इन्होंने गैस की, तो पहले नंबर पे कहा जाता है कि घरों में आपने गैस पे आपने लोड शेडिंग को आपने इसको नहीं करना, पहले तो वहां पे दें, उसके बाद फिर इंडस्ट्री को दें। इंडस्ट्री में भी इन्होंने फर्दर प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि आपने फर्टिलाइजर को देना है, फर्टिलाइजर पैदा करेंगे प्लांट जो है, ताकि ये किसानों को उनको मिले, प्रोडक्शन हमारी हाल्ट ना हो एग्रीकल्चर की। उसमें फिर आजकल इन्होंने दरमियान में आईपीपीज को किया था। पिछले दिनों आपको याद हो इन्होंने एक नया फैसला किया है कि इंडस्ट्री को जो है आपने बिजली या गैस जो है उनको अनइंटरप्टेड देनी है। ये फैसले मतलब मुनासिब फैसले थे, मैं समझता हूँ ऐसे ही होना चाहिए था। अब ऑल ऑफ सडन इसका मतलब यह है कि अगर गैस की लोड शेडिंग होती है पाकिस्तान में, अभी आपको रमजान आने वाला, लोगों के पास ये सहरी और उसके लिए अब देखेंगे अफ्तारी के लिए भी गैस नहीं होगी, गैस की शॉर्टेज है। और माजी में पीपल्स पार्टी इस पे बैन लगाती रही है कि आपने नए कनेक्शन नहीं देने। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको पता है कि गैस नहीं है, शॉर्ट है, अगर बहुत ज्यादा गैस है फिर आईपीपीज को दें, इंडस्ट्री को दें, ताकि वहां देना बनती है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम आके लोड शेडिंग भी करेंगे और नए कनेक्शन भी देंगे। अगर आपके पास पहले से पूरी गैस नहीं है तो नए कनेक्शन आप कहां से दे रहे हैं? इससे साबित होता है टोटल आपका पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपने फैसला किया। और सिंध ठीक उस पर चीखा है कि कराची में गैस नहीं है, कराची आपका इंडस्ट्रियल सिटी है बहुत बड़ा, वो कहते हैं गैस तो सिंध पैदा कर रहे हैं या बलोचिस्तान बड़ी तादाद में पैदा कर रहे हैं, हमारी है, वो ये कहते हैं, वो ठीक कह रहे हैं, वो सिंध बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गैस तो हमारी है। कराची वाले ठीक रोना रो रहे हैं कि गैस हम पैदा कर रहे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है वैसे बाय द वे कि जो सूबा बिजली पैदा कर रहा है, जो सूबा गैस पैदा कर रहा है या बाकी दीगर मिनरल्स हैं या जो भी आपकी वहां पे आपके ऐसी प्रोडक्ट हैं कि दूसरे सूबे ले रहे हैं, तो वो इलाके वो सूबे पहले उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए, बाकियों को बाद में दीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आपका। सो वो ठीक कह रहे हैं कि सिंध गैस पैदा भी कर रहे हैं, तो कराची में गैस भी नहीं है। और जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है मोस्टली पंजाब से जीत के आई है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये फैसला कर रहे हैं पाकिस्तान के कि आप इसके कनेक्शन से आप नए कनेक्शन दें। और ज्यादातर क्योंकि पंजाब में ये इनके एमएनएज हैं, पंजाब में इलेक्शन जीते हैं, अभी भी जो आपका पानीपत की लड़ाई लड़ी जाएगी 2018 के इलेक्शन की, वो भी पंजाब में होगी, ये एमएनएज के जरिए आप उनको कनेक्शन देंगे। सो वो तो ठीक रो रहे हैं कि जनाब की गैस हम पैदा कर रहे हैं और उस गैस पे जो कनेक्शन है वो आप दे के अगला इलेक्शन जीतना चाहते हैं। पंजाब में जो सूबा गैस पैदा कर रहा है वहां पे शॉर्टेज है, वहां पे लोड शेडिंग है। सो ये उनका बड़ा सीरियस कंसर्न है जिसपे मैं समझता हूं, लेकिन आप आमिर साहब से बात कर लें। मैं अदर साइड ऑफ स्टोरी भी आपको बताऊंगा कि जो इस वक्त रोला खुद डाल रहे हैं, बैन लगाया था जब इनकी बारी आई थी 2013 के इलेक्शन से पहले, तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त खुद क्या बिहेव किया था, इनकी क्या पॉलिसी थी कनेक्शंस में, वो मैं आपको भी बात करते हैं। जिस तरह से आमिर साहब क्लास में बात की है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, अगर इस पर अमल होता तो शायद बलोचिस्तान की आवाम भी ना इस कदर रोती जिस कदर नजर आते हैं वो लोग भी। वसाइल सबसे ज्यादा बलोचिस्तान से। कॉन्स्टिट्यूशन पे वैसे अमल हो रहा है, पर मैं पहले बात कर दूं कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि इनके शक होता है, मगर ये एकदम से सिंध कार्ड जो है ना वो एक आज से 15 साल पहले तक एग्जिस्ट करता था। अभी आसिफ जरदारी साहब की गवर्नमेंट से और इस गवर्नमेंट से जो कि 9 साल से ये हुकूमत में है, इससे पहले इनको सिंध का ख्याल नहीं आ गया। और जो ख्याल आया वह सिंध की जो हालत इन्होंने कर दी हुई है पिछले 9 साल में, जो वहाँ की सड़कों का हाल है, जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, स्कूलों का, अस्पतालों का, तो वो इनको कहीं अपना सिंध का वो वाला ख्याल नज़र नहीं आता। ये बिल्कुल एकदम से मेरा ख्याल इनको एक ये ख्याल आया कि हो हम ये शोर मचाएं, और ये बिल्कुल इसमें हकीकत है कि ये जो इनको लग रहा है कि हमें जो है टाइट किया जा रहा है बकौल शेख मलिक रियाज के, तो ये टाइट करने की वजह से ये वो फैक्टर है। मगर सिंध का आइन के अंदर, सिंध के अंदर जो है ना तकरीबन 70% के करीब जो गैस है वो सिंध से निकलती है, 17% के करीब जो है वो बलूचिस्तान से निकलती है, बाकी जो है केपी से है, पंजाब से शायद 1.5% के करीब है, नहीं है। और आइन के अंदर क्लियर लिया है कि हर सूबे में जहाँ से गैस निकलती है वो पहले उस सूबे की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, जो एक्सेस होगी वो होगी। मगर सिंध के अंदर अभी तक जो है ये वायलेट इसलिए नहीं हो रहा कि उन्होंने रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा दी नहीं है। 70 से ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट
है ही नहीं है। ये नहीं है कि वहाँ पे सिंध को नहीं दी जा रही और पंजाब को दी जा रही है, कल को ये 70% अपनी रिक्वायरमेंट कर लेंगे तो इनको 70% मिलेगी। तो लोड शेडिंग मगर ये इशू जो है, नहीं लोड शेडिंग याद रहे कि कराची के अंदर खास तौर पे वो जनरेशन के मसले हैं, ट्रांसमिशन के मसले हैं। कराची वाहिद पाकिस्तान के अंदर शहर है और सही दे रहे हैं कि वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती, कि इलेक्ट्रिक को एक पूरा कोटा जो है ना उनको अलहदा मिलता है, उनका पाकिस्तान वाली इशू जो है वो ये है। ब्रेक पे भी चले जाएं। इशू आप आएंगे तो मैं बताऊंगा, इशू एनएफसी का है। बिल्कुल, अभी छोटे से ब्रेक पे जाते हैं। तो बेसिक इशू एनएफसी से मुताल्लिक है, ये तो आमिर साहब से जानेंगे, लेकिन इसके साथ साथ तस्वीर का दूसरा रुख क्या है, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में खुद क्या किया था, ये क्लासेस साहब से जानेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद करेंगे। आमिर साहब, मामला तो गैस का, सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत आमने सामने, तो इशू एनएफसी का किस तरह मसला ये है, सिंध का ये स्टांस है और सही स्टांस है कि ये मसला है सीसीआई का, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि सूबों के दरमियान में मफाहमत का इदारा है, कि ये जो पॉलिसी बनाई थी ये सिंध की पीपल्स पार्टी के दौर में बनाई गई थी, ये जिसका भी तस्करा क्लास साहब ने किया कि जनाब ये गैस जो है डोमेस्टिक यूजेज के लिए नहीं करनी चाहिए, इसको दूसरे इस्तेमाल के लिए, आम आदमी को आपको सस्ती भी और बेहतर आग जलाने के लिए जो है ना आप उसी गैस से बिजली बनाते हैं, वो सस्ती भी और ज्यादा भी मिल जाती है। तो ये तरीका नहीं है, इसीलिए ये पॉलिसी को दुरुस्त करने के लिए सिंध पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर ये पॉलिसी चेंज की गई थी। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये पॉलिसी बदलनी है तो ये सूबों के दरमियान पहले सीसीआई में डिसाइड करें। तो वो जो सिंध के अभी कम इस्तेमाल हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि उन्होंने डोमेस्टिक कनेक्शंस नहीं दिए हुए अपने, तो फिर वो बिल्कुल 70 क्या वो 80% भी गैस की कंजम्पशन उनकी जा सकती है अगर वो पूरे सिंध में और पूरे कराची में हर जगह कनेक्शन दे देंगे। तो इसलिए उनका स्टांस इस लिहाज से है, वो कह रहे हैं कि अगर आपने पॉलिसी चेंज करनी है तो इसको सीसीआई में ला के सूबों से अप्रूव करवाएं, फिर आप बेहतर तरीका यही है कि पॉलिसी बदलने, अगर बदलनी है तो वहां डिस्कस करें ना, तो उस सूरत में वो फिर कनेक्शन पहले ज्यादा दें तो बाद में पंजाब दे फिर। ठीक है क्लास साहब, आपने भी जिस तरह से पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक बात की, गैस कनेक्शंस पे बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में क्या किया, जरा वो रुख भी हमें दिखाएं। ये मैं उस पे आता हूँ, पीपल्स पार्टी खुद क्या करती रहती है, इसलिए इन लोगों की बातों पे ना हमें यकीन नहीं रह जाता। जब पावर में खुद होते हैं इनके कुछ और इनके फैसले होते हैं, वहां पे जब पावर से बाहर आ जाते हैं तो फिर इनके कुछ और फैसले होते हैं। पर नून लीग का भी आप सही कह रहे हैं, ये पॉपुलर से लोगों को एक बेवकूफ बनाने वाला फैसले, जहां हर जगह इस तरह फीते काट देते हैं ना, ये भी एक फीता काटने वाला अनाउंसमेंट है, ये होने नहीं लगा। अब हुआ क्या है कि इन्होंने ये पिछले महीने जहां से ये रोला पड़ा है सारा, और जो सिंध की बात जहां पे हुकूमत बात ठीक कह रही है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि इन्होंने पार्लियामेंटेरियन की तजावीज़ पर हुकूमत ने, ये वफाकी हुकूमत ने गैस लाइन में तुसी के 97 मनसूबों की मंजूरी दी थी, जिसमें से बेशतर मनसूबे जो हैं वो सुबह पंजाब में थे। सिर्फ उनमें से ये 20 मनसूबे जो थे वो खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध के लिए थे। तो जिस पे अब जो वजीर आला मुराद शाह हैं, इन्होंने एक लेटर भी लिखा था इन्होंने वजीर नवाज शरीफ साहब को, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जनाब कि आप इनको ये नेशनल यूनिटी के खिलाफ हैं कि सारे मुआहदे जो हैं मोस्टली जो हैं वो आप ये पंजाब में ला रहे हैं। पंजाब क्योंकि पॉलिटिकल इनकी स्ट्रेंथ है, वहां पे नवाज शरीफ साहब की 148 सीट्स हैं, तो जो वहां पंजाब से जीत जाता है वो आके वो इस्लामाबाद में हुकूमत बना लेता है। सो इसलिए नवाज शरीफ साहब ने इनका पार्टी को किसी और सूबे में उस तरीके की इनको एफर्ट नहीं करने पड़ती अगर ये पंजाब को खुश रखें। सही। किसी पे वो एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब आप मनसूबे बनाते हैं सारे पंजाब के लिए बना लेते हैं गैस के, अब कनेक्शन देंगे ज्यादा पंजाब में जाएंगे, जो दिए भी जाने चाहिए इन सेंस की आबादी बहुत ज्यादा है, आबादी की बुनियाद पर एनएफसी की बात ये कह रहे थे, अब पैसा भी आबादी की बुनियाद पर लेते हैं, गुर्बत, ये पॉवर्टी, बैकवर्डनेस, ये आपके इश्यूज होते हैं एनएफसी के लिए। सो ये बात आपको याद होगा, रात कल हमने प्रोग्राम में इसाक हकवानी साहब का जो मैसेज आया था मुझे, वो यही कह रहे थे जो बात आमिर ने की है, सीसीआई का इजलास बुला के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है, जहां पे चारों सूबे बैठे और बैठ के इसके फैसले करें कि गैस की डिस्ट्रीब्यूशन का हमने क्या करना है। मियां साहब ने अकेले बैठ के कर दिया है। ये कैबिनेट नहीं डिसाइड कर सकती अगर पॉलिसी की इतनी बड़ी तब्दीली है, ये सीसीआई में डिसाइड नहीं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मुझे मियां नवाज शरीफ साहब को वो कहते ना कि एक डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करने दें। मियां साहब वही काम कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी ने किया था। नहीं, मैं तो इंग्लिश का मुहावरा बोला ना डेविल्स एडवोकेट के, उसमें अब मियां साहब से पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पीपल्स पार्टी ने इन्होंने जनाब जब यहाँ पे वजीर आजम थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इन्होंने 2009 में बैन कर दिया। इससे पहले गिलानी साहब ने बैन लिफ्ट किया था जब ये वजीर आजम बन किया है, और बड़ी तादाद में इन्होंने गैस के कनेक्शन इन्होंने देने शुरू किए। वो खैर हो गए, उस पर फिर ये रोला मच गया, और एक दफ़ा इन्होंने जो उस वक्त पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी हमारे पास पूरी डिटेल मौजूद है, कि गैस के रिजर्व पाकिस्तान में ख़त्म हो रहे हैं, हमें जो
इतने धड़ाधड़ हमें कनेक्शन नहीं देने चाहिए। हमें सीएनजी स्टेशन को भी रोकना चाहिए और हमें गैस को बचाना चाहिए इंडस्ट्री के लिए या ज्यादा से ज्यादा घरेलू कंज्यूमर के लिए, जिनको हम पहले दे चुके हैं, बैन ला किया। अब इन्होंने क्या हरकत की, इन्होंने जब इनकी हुकूमत खत्म होने वाली थी पीपल्स पार्टी की, इनको भी जरूरत पड़ गई, इन्होंने क्या किया, ये तमाम पार्लियामेंटेरियन से तजावीज ली कि आप बताओ गैस कहां कहां पे लगानी है। इन्होंने बैन को किया लिफ्ट, बैन लिफ्ट करने के बाद इन्होंने भी धड़ाधड़ वहां पे कनेक्शन देने शुरू कर दिए लोगों को। और एक बकायदा केस तो इतना इनका स्कैंडल बना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे सुओ मोटो लिया था। एक इन पे एक रेफरेंस ये भी है इनके पीपल्स पार्टी की उस वक्त की क्यादत पे कि इन्होंने 70 के करीब सीएनजी स्टेशंस को भी इन्होंने गैस की उसकी अप्रूवल दे दी थी, नए गैस स्टेशन बना लेते। अब इनकी थोड़ी सी वो देखें, इनकी पॉलिसीज में कन्फ्लिक्ट देखें। एक तरफ इनके मिनिस्टर ने कहा पेट्रोलियम ने कि जनाब गैस हमारे पास ज्यादा नहीं है, हम तो ईरान से हम डील करने जा रहे हैं, और जो बाद में की भी सही, लिहाजा नए गैस स्टेशन नहीं होने चाहिए। और बड़ी तादाद में लोगों को अरबों रुपया डूब गया था कि पहले गैस की जो उन्होंने आके शौकत अजीज साहब ने गलत एक पॉलिसी दी थी, धड़ाधड़ उन्होंने कहा गाड़ियां गैस पे कर दो, स्टेशन खुल गए, यहाँ पे गैस पे सारी आपने देनी शुरू कर दी, गाड़ियों में सिलेंडर लग गए, आपने स्टेशन खोल दिया, अरबों रुपया लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, यकदम आके आपने गैस बंद कर दी कि जब गैस तो है नहीं हमारे पास। जब गैस नहीं थी, इन्होंने फिर उसके बाद इनको दाद दें पीपल्स पार्टी को, क्योंकि ये मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ हम लोग कैसे काम करते हैं। नोइंगली कि गैस नहीं है, खुद बैन किया, उसके हक में 1001 इन्होंने आके आर्गूमेंट्स दिए बैन के वक्त, इन्होंने इवन कौमी असेंबली में दिया। लेकिन इलेक्शन के दिनों का करीब आते इन्होंने 70 के करीब सीएनजी स्टेशनों को इन्होंने लाइसेंस दे दी कि शुरू हो जाओ। हरबे है ना फिर सबके। सो ये वो चीज थी। अच्छा, लेकिन हरबों का सुन लें, आप बड़ी अच्छी बात की, इन हरबों से अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं जीत सकी पंजाब में, तो नवाज शरीफ साहब इन हरबों से जीत जाएंगे। अगर हम उसको तारीखी पर्सपेक्टिव में देखें, सो बेसिकली उन्होंने ब्लंडर मारे थे पीपल्स पार्टी ने, जब गैस नहीं है, आपको गैस की आपको अप्रूवल नहीं देनी थी। इन पे रेफरेंसेस बने हुए हैं पीपल्स पार्टी की टॉप की आदत पे कि आपने गलत तरीके से गैस के बड़े बड़े स्टेशन खोले, उनको लाइसेंसेस दिए, सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी चलते रहे। मियां नवाज शरीफ साहब भी वही काम कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत ने उस वक्त किए थे। बल्कि बाज तो ऐसे फैसले हैं ये कनेक्शन देने के, इनको सीएनजी स्टेशन के पीपल्स पार्टी के वजीर आजम साहब के, कि इन्होंने इनकी मेरा ख्याल 15 मार्च को हुकूमत खत्म हो रही थी, कैबिनेट का इजलास था 1-2 दिन पहले, इन्होंने उसमें बैठ के अप्रूवल दी हुई है, जिस पे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था। सही, यानी कि पीपल्स पार्टी ने जो हरबे इस्तेमाल किए वो ना जीती, नून लीग क्या जीतेगी। तो आमिर साहब, आप समझते कि ये लड़ाई हकीकत है या सिर्फ नूरा कुश्ती हम समझ लें? खुद भी अपने दौर में वही किया जो नून लीग अब कर रही है, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पोस्टरिंग है कि जनाब हम गैस कनेक्शन और ये डेवलपमेंट का मॉडल दे रहे हैं कि जनाब कितनी इलेक्शनों में यही होता है ना कि खंबे गिरा दो, गैस कनेक्शन दे दो, ये भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फिर सिंध वाले भी कि ठीक है फिर सिंध कार्ड है, देखें पंजाब वर्सेस सिंध हो जाएगा, तो पॉलिटिक्स है बेसिकली। सिंध कार्ड चलेगा फिर आमिर साहब? नहीं, सिंध कार्ड खत्म हो गया, वो बलूचिस्तान कार्ड खत्म हो गया, MQM, ANP, पश्तून कार्ड, वो इसलिए इन तमाम पार्टी जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, इनका एक ही इलाज है, इनको पावर में डाल दें, ये सब एक्सपोज हो जाती हैं। देख लेना ANP कितनी बड़ी पार्टी हुई थी, पावर में गई है गवर्नमेंट में, वो पता नहीं चल रहा, 2 मेंबर्स हैं उनके बड़ी मुश्किल से नेशनल असेंबली में। MQM इतनी बड़ी पार्टी थी, पावर में आने के बाद ये जो उनके साथ ये आज से 20 साल पहले अगर ये कुछ हुआ जो इस वक्त उनके साथ हो रहा है तो क़यामत आ जानी थी, मगर क्या पावर में एक्सपोज हो गई। इसी तरह बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, अब ये मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि मालिक साहब पे भी इल्ज़ाम लग रहा है कि जनाब ये जो मुश्ताक रईसानी साहब के ऊपर इल्ज़ाम है, इस वक्त चीफ मिनिस्टर तो वो थे, उनका भी यही है। सिंधी नेशनलिस्ट भी जो है वो कुछ जो बेचारे पावर में नहीं आए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी है पीपल्स पार्टी नेशनलिस्टों की तर्जमान नहीं रह गई है, ये उनको काउंटर करने के लिए, क्योंकि इनको भी चैलेंज सिंध के अंदर कोई करता है पीपल्स पार्टी की तो वो सिर्फ वो नेशनलिस्ट करती हैं, ये उनका कार्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो चलने वाला नहीं है। जी क्लास साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि उसमें एक आमिर मतीन साहब ने पुरानी वीडियो ढूंढी हुई है, किसी दिन वो भी चलाएं कि अब्दुल मालिक साहब जो है ना, जो पाकिस्तान के हमारे मीडिया में दानिश्वरों में बड़े इनोसेंट, बड़े अच्छे से समझे जाते हैं, उनके बारे में जो इंकशाफात उस वीडियो में किए गए। साहब ने बलूचिस्तान असेंबली के अंदर स्पीच की है, जो इल्जामात लगाए हैं कि जनाब ये रईसानी साहब नहीं थे वहाँ पे, वो जो इल्ज़ाम जिन पे लग पे मुश्ताक रईसानी था नाम, उन पे नहीं था, उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व थे और चीफ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व थे, जिन सख्त अल्फाज में डॉक्टर मालिक के ऊपर तनकीद गई हुई है, हमें वो दिखाते वक्त शर्म आती है, वो तो एक्चुअली बलूचिस्तान असेंबली में बातें कही गई हैं। अच्छा, एक और दूसरा एक और बड़ा नाम था, जैसे आमिर ने कहा ना, किसी को एक्सपोज करना ना, रोमांस इनका खत्म करने लोगों को, उनको पावर दें। अभी महमूद खान अचकज़ई, मतलब पश्तूनों का कितना बड़ा लीडर, और आप यकीन करें कि जब 2002 में मैंने पार्लियामेंट की यहाँ से आके कवरेज शुरू की थी,
एक पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी जब महमूद खान अचकजई पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर के लिए, पिन ड्रॉप साइलेंस। अब क्या होता है कि महमूद अचकजई साहब खड़े हों तकरीर के लिए, मोस्टली जो प्रेस गैलरी होती है वो खाली होती है, कोई उनको तकरीर सुनने को तैयार नहीं। रीजन कि भाई को गवर्नर लगवा लिया, बाकी रिश्तेदारों को उन्होंने वजारतें लेके दी, इधर भतीजा चाचा मामा वटेवर, और फिर उन्होंने जिस तरह की बैठ के यहाँ पॉलिटिक्स की सेंटर में, और जिस तरह की उन्होंने जो पॉलिटिकल यहाँ एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ खड़े हुए, उनकी अपनी रीजनिंग होगी, ही हैज द राइट। वो रोमांस वो खत्म हुआ उनका नेशनलिस्टों से, जैसे आमिर कह रहे थे, वो लोगों का रोमांस खत्म हुआ पावर में आने से। खुश करने के लिए आखिरी बात कर दूं, पाकिस्तान में अगर कोई नेशनलिस्ट कार्ड सिर्फ है तो वो सराइकी कार्ड रह गया है। वो इसलिए कि वो बेचारे पावर में नहीं है। पावर में क्या, वो किसी सर्कल में भी नहीं है। सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज्यादा इम्पावरिस्ट और जेन्युइन किसी के नेशनलिस्ट कॉज है तो वो सराइकियों की रह गई है, क्योंकि पावर में नहीं है। बाकी सब जो पावर में आगे एक्सपोज हो गए, इसे पावर संभाली नहीं गई किसी से। अभी सुबह बन गया ना तो आपको हमने वहां की बहुत बड़ी ऑनरी मेंबरशिप ऑनरेडी आपको लेके देनी है, जितने आपने सराइकी चैनल के अंदर भी कुछ कंट्रीब्यूशन की हुई है। आपकी आंखों की चमक और चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स के प्रमोशन स्कैंडल से मुताल्लिक भी अहम तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद करेंगे। क्लासेस साहब, ब्यूरोक्रेसी की स्कैंडल से मुतालिक तो हम बात करेंगे, मगर खुर्शीद शाह साहब ने खवातीन से मुतालिक फ्लोर पर जो बातें की, उसके बाद आसफा की जानिब से जो ट्वीट किया गया, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बड़ा एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है इन, और मेरी जो थोड़ी सी इतलात भी हैं कि जरदारी साहब इनको आसफा को ज़्यादा रोल दे रहे हैं, सिंध की हद तक, बड़ी हद तक, कि इनकी पार्टी के पिछले फैसले हुए हैं जहाँ पे जब इनकी भुट्टो साहब की उनकी वो थी एनिवर्सरी थी, उसमें जो अहम फैसले किए गए कि आसफा जो हैं ये अपनी उनके साथ फूफी के साथ जो अदी हैं उनके साथ सिंध में जाएंगी, वहाँ टूर करेंगी, वो पॉलिटिकल सीन संभालेंगी क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। और बिलावल को सबसे ज़्यादा मुश्किल दिया गया है कि आप जो है ना पंजाब और बलूचिस्तान, जहाँ पीपल्स पार्टी बच नहीं गई, वो उन्होंने कहा आप उधर जाओ, आपका वो इलाका है जहाँ पे सबसे मुश्किल टास्क है। खैर, और दूसरी मेरी ये इतलात है कि ये दोनों बहनें जो हैं ये अच्छी खासी पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव भी हैं, स्ट्रांग भी हैं, और सबसे बड़ी बात शायद ये पाकिस्तान के लोगों के लिए थोड़ी सी डाइजेस्ट करनी मुश्किल होगी कि जरदारी साहब के बहुत सारे फैसलों से डिफर भी करती हैं, ओपनली भी करती हैं। पिछले दिनों हमने देखा भी है 2-3 चीज़ों पे, और जरदारी साहब को भी थोड़ी सी दाद देनी चाहिए पड़ेगी कि अपने बेटे के मुकाबले में वो बेटियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो मेरी इतलात हैं, और इनके आगे वो एक जैसे रिवायती बाप होते हैं ना, बेटी के आगे ज़रा थोड़ा सा वो करता है, वो इनका ख्याल भी करते हैं और इनकी बातें सुनते भी हैं। ये तो एक बैकग्राउंड था। सो आसफा को एक तरह का एज है इस बात का पीपल्स पार्टी में कि वो जरदारी साहब या कोई भी पीपल्स पार्टी का उस पर स्टैंड भी लेती हैं और ट्वीट भी करती हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, अच्छा ट्वीट था जो उनका, उन्हें यही कहना चाहिए था, लेकिन वो एक तरह की ग्रोइंग एक पॉलिटिशियन है। उनसे हम ये भी तवक्को रखते हैं कि जहाँ पे वो बहुत सारी पार्टी के फैसलों से इस तरह डिफर करती हैं और ठीक करती हैं, उन्हें ज़रा जो जरदारी साहब के फैसले हैं ना कि हर अंकल जो करप्शन में मेगा स्कैंडल में इन्वॉल्व है वो इन्हीं के जरिए, वैसे इन्होंने तो मेरी आंख से तो नहीं गुजरा, शायद इन्होंने किए हैं या ट्वीट नहीं कि मैं इस पे नहीं देता, मैंने बिलावल के तो को 5 नंबर देने के इख्तियारात थे, सुप्रीम कोर्ट ने वो सल्व कर लिए हैं। इसका तफसीली फैसला हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल, इस पे करते हैं। मैं क्विकली ये कहूँगी, मुझे आसफा के ट्वीट्स देख के थोड़ी सी तकलीफ इसलिए हुई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत ख्याल करती थी कि अपने बच्चों को तमीज़ और मैनर्स सिखाएं। तो मेरा ख्याल है आसफा बीबी को, उनको वो इतनी रूटेड नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा बर्गर बच्चे बना दिए हुए हैं, इनको वो मज़ा नहीं समझ आया। मैं बड़ा हम नाकिद रहे हैं खुर्शीद शाह साहब की काफ़ी चीज़ों के, मगर वो उनके एक तारीफ़ करनी पड़ती है कि वो बड़े बदतमीजी के उन पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगा, वो हर एक गुट्टे बुट्टे पकड़ के चलते हैं। आसफा को उनका वो मज़ा नहीं समझ आया, उसमें बदतमीजी नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने स्पीकर ने जो हुआ ये था कि स्पीकर ने खवातीन शोर मचा रही थी, उनको रोकने की कोशिश की। उन्होंने एक हल्का सा मज़ाक में, उनका एक स्टाइल है कि इनको ना रोकें, औरतों को बोलने से रोक दिया गया। वो एक इन सेंस ऑफ लाइटर सेंस, मेरा ख्याल है वो लाइटर सेंस में उन्होंने की थी। बाकी यहाँ पे एक थोड़ा सा पीपल्स पार्टी में बच्चे बड़े अच्छे हैं, सब कुछ है, मगर इनके यहाँ एक जो है ना, ये एक बादशाह वाला निज़ाम है कि ये बच्चों को सर के ऊपर भी चढ़ानी, इन बच्चों को सीखना चाहिए। उनका रवैया ये है कि बिलावल साहब भी बिल्कुल अपने आप को प्रिंस की तरह बिहेव करते हैं, ये भी प्रिंसेस बन जाती हैं, इतनी शहजादियाँ होना नहीं चाहिए। वो इंडिया में इनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, राहुल गांधी साहब, वो 45 साल की उम्र में अभी भी वो जो है ना, बुजुर्गों का एक हमारा एक मशरकी तरीका है, वो बिल्कुल ये उनके ऊपर बैठ के ये समझते हैं कि ये लोग
वो अंकल्स बिल्कुल ठीक है, वो सर पे नहीं चढ़ाने चाहिए, मगर एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी रहना चाहिए। थोड़े से आप एक और साइड ऑफ द स्टोरी देने दें, इस पे सिर्फ आसफा ने रिएक्ट नहीं किया। अब थोड़ा सा मेरा ख्याल यू आर बीइंग अ बिट अनफेयर टू आसफा। जरा एक मिनट सर, इस पे कौमी असम्बली में बैठी खवातीन ने एहतजाज किया। अगर आसफा चलो एक अभी बच्ची हैं, फेयर एनफ, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर आपके बकौल इतनी मैच्योर नहीं होगी, मान लेते हैं। ये बाकी जो है नफीसा शाह साहबा जो है वो तो मैच्योर है ना, उन्होंने PhD की है, डॉक्टरेट की और बड़ी खूबसूरत किताब भी लिखी है ऑनर किलिंग पे। उन्होंने एहतजाज किया, खवातीन ने वहां पे एहतजाज किया हाउस के अंदर। अगर उन्होंने इसको सेंस ऑफ ह्यूमर में नहीं लिया तो आसफा से आप क्यों तवक्को कर रहे हैं कि वो भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर रखती है? रिस्पेक्ट का एलिमेंट अपनी जगह पे। कुछ हमने टैबुस बना दिए खवातीन के हवाले से कि अगर ये नहीं बोलेंगी तो ये बीमार हो जाएंगी, इनको बीमारी इनकी ठीक नहीं होगी। इस पे पहला एहतजाज, आसफा से पहला एहतजाज पीपल्स पार्टी की अपनी खवातीन ने फ्लोरा द हाउस पे किया है। उसके बाद रिपोर्ट हुआ है तो देन आसफा ने इस पे ट्वीट किया है। सो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मेरा ख्याल ये बनते कि पीपल्स पार्टी सारी को फिर आपके बकौल सेंस ऑफ ह्यूमर इंप्रूव करने की जरूरत है। वो खुर्शीद शाह साहब का एक मज़ाक है, उसमें उनका या तो कोई इस तरह का शख्स होता ना जो औरतों की इज्जत ना करता और उसके ये वाले तासुबात हो, खुर्शीद शाह उन लोगों में नहीं है। मैं ये कहना पड़ता है। कमिंग टू जो है प्रमोशन, ये मेरा ख्याल बहुत ही बड़ी खबर है और इसको हम फॉलो करते रहे मुकाबिल में कंसिस्टेंटली कि आगे ही फैसला ये सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था कि इस्लामाबाद अब जो है उन्होंने फाइनली अपनी उसकी डिटेल्स दी हैं। फैसला ये है कि जनाब 2015 के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी के तरक्कियों का जो बोर्ड बनाया गया था उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जनाब 1 महीने के अंदर जो है दोबारा 2015 वाले सारे लोग बोर्ड के अंदर दोबारा अपीयर हों और इनकी जो पहले इनको 21वें ग्रेड में तरक्की हो गई थी वो रुक गई है, ये दोबारा बोर्ड के अंदर से पास होकर 21वें ग्रेड में जाएंगे। अब इससे एक मैं समझता हूँ तूफान नहीं, एक क़यामत आ गई है ब्यूरोक्रेसी के रैंक्स में, क्योंकि इसके अंदर जो इफेक्ट होते हैं वो 2015 में फवाद हसन फवाद साहब ये 15 कॉमन्स बैच कहलाता है। ये उनके और उनके तमाम काफ़ी सारे लोग मेरिट पे तरक्कियाँ हुई थी, काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने मेरिट के बगैर तरक्कियाँ भी करवा ली थी और उसका एक तरीकाकार निकाला था कि जनाब 5 नंबर उन्होंने रखे थे जो कि रेपुटेशन और इंटेग्रिटी, मतलब मोरलेस ये था कि सादिक और अमीन वाली बातें कि जनाब जिसको 95 नंबर ले लेगा मगर इन 5 में से 3 नंबर अगर हम नहीं देंगे तो वो तरक्की नहीं कर सकती। तो इस पे काफ़ी सारे लोगों का गिला था जो कि अदालत में बाद में गए कि जनाब ये ज़्यादती है और ये एक सोचे समझे प्लान के ज़रिए किया गया है। अब वो सारे लोग उनकी सुनवाई हो चुकी है, सुनी जा चुकी है और अदालत ने उनमें उनके हक में फैसला कर दिया है। होगा ये कि ना सिर्फ के फवाद हसन फवाद साहब उस बोर्ड के आगे दोबारा पेश होंगे बल्कि उनके साथी इस तरह तौकीर शाह साहब हैं उनकी तरक्की भी कर दी गई थी। हालांकि कम अज़ कम जिस तरह आप अपने इंट्रो में जिक्र कर चुकी हैं फ़ायज़ ईसा साहब जस्टिस जो है वो एक उसमें एक रिपोर्ट में अपने उनके मतलब कह सकते हैं कि इनको प्रमोशन इन जैसे अफसरों को अच्छी अपॉइंटमेंट ना दें और एक और उसके अंदर भी उनका नाम आ चुका है। उसके साथ सबसे बड़ा ये हुआ है कि ये जो किया गया था ये 22वें ग्रेड में जाने के लिए था। अभी 15वें कॉमन के साथ इनके जो सीनियर हजरात थे 13 और 14 कॉमन्स वाले वो हजरात भी अब जो है ना बोर्ड के सामने पेश होंगे। उनकी तरक्कियां भी हो गई हैं, पहले उनकी रोक दी गई थी काफ़ी सारों की 5 नंबर का ये ड्रामा करके, अब ये सारों की नहीं रोकी जा सकेंगी। पहला तो इम्पोर्टेंट ये है कि 13 और 14 कॉमन्स के लोग भी इस पूल में आ जाएंगे। ठीक है, अभी ब्रेक में चलेंगे, ब्रेक में चले जाएं, इसकी मैं मजीद तफसील अभी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हमारे ही प्रोग्राम मुकाबिल में PTV के फनकारों, मौसीकारों और लिखारियों की जो 15 साल से करोड़ों रुपए के मुआवजे थे नहीं अदा किए गए थे, वो खबर दी गई थी, खबर हमारे प्रोग्राम में ब्रेक की गई थी। अब नए MD PTV की जानिब से यकीन दहानी करा दी गई है। इस खबर से मुतालिक भी मज़ीद डिटेल्स आपके सामने रखेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद करेंगे। आमिर साहब, ब्यूरोक्रेट्स के प्रमोशंस करने से मुतालिक जी मैं ये कह रहा था कि ये जो सारी 2015 के बोर्ड के पीछे बुनियादी जो साजिश की गई थी वो ये थी कि 22वें ग्रेड के अंदर फवाद हसन फवाद साहब खुद और अपने तमाम दोस्तों को जो है ना जल्दी से जल्दी तरक्की करके जाने थे। अब वो सारा मसला गड़बड़ इसलिए हो गया है कि ना सिर्फ के 2015 के ये लोग दोबारा आएंगे जिनको 2-2 साल इस 21वें ग्रेड में हो गए हैं, साथ में 13 और 14 कॉमन्स के इनसे जो सीनियर लोग हैं वो भी आएंगे। तो वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी मर्जी करनी होती है कि जिस तरह 22वें के बोर्ड के अंदर
उन्होंने पिछली दफ़ा गैर कानूनी तौर पे इसहाक डार और ख्वाजा ज़हीर को बिठाया था, तो अभी भी शायद इन लोगों को ही दोबारा करें, मगर सवाल उठेंगे बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा आसान नहीं हो गया कि जब उनके तमाम सीनियर्स को रद्द करके इनको 22वां ग्रेड देंगे, और जबकि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है कि बोर्ड का ये तरीकाकार ठीक नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लास्टली ये कि इसके साथ शामिल हो जाते हैं जो 22वें ग्रेड की भी जो तरक्कियां हैं, वो सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे चुकी हुई है। तो पिछली दफ़ा 60-70 अफसरान में से 17 22वें ग्रेड में लगाए गए थे। अब ये होगा कि उन 60-70 के साथ कोई ये 15वां और उस 13वें 14वें के जो बोर्ड के लोग आएंगे, तो 200 लोगों में से ये 17 22वें ग्रेड के करने पड़ेंगे, और नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी उस तरीके से नहीं प्राइम मिनिस्टर कर सकेंगे, क्योंकि ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब इसके अंदर कोई इंसाफ के तकाजे करें, और ये 5 नंबर वाला आप ड्रामा दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरा ये हुआ है कि 2000 बोर्ड का जो 16 था, उसके अंदर जो 90 बंदों को इन्होंने रिजेक्ट किया था, वो भी इस बोर्ड के सामने दोबारा आ सकेंगे। सो बेसिकली बात यह है कि ये 3-4 बोर्ड्स का इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर रहा है कि सारे अदालत में चैलेंज करके सारे फैसले इनके खिलाफ आए हैं। अब खुदा के लिए इस मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है, इसके ऊपर या तो कोई पार्लिमानी सुपरविजन होनी चाहिए, नहीं आगे ये दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट से मेरा ख्याल कंटेम्प्ट हो जाएगी। ये आगे इतनी कंटेम्प्ट कर सके हैं, जिन्होंने सईद अहमद को मनी लॉन्ड्रर को नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट लगा दिया, उस पर कंटेम्प्ट हो गई है। नहीं ये मगर ये एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी जो शहबाज साहब हैं, ताहिर शहबाज, वो मेरा ख्याल है कोई अगर अदालत में चला जाए, वो 2015 के 16 के बोर्ड में भी बैठे हुए थे और उनके सामने ये गलत प्रोसीजर हुआ, उसके बाद 22वें में भी बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ नहीं बोले। अगर वो दोबारा उन्होंने बोर्ड में बैठ के साहब ने फैसले करने हैं तो फिर फायदा कोई नहीं है। छोटी सी हम बड़ा उठाया हुआ है हमने इन ब्यूरोक्रेट्स की प्रमोशन के, बड़ी ज्यादतियां हो गई हैं। मेरे अपना मैं इनके साथ बड़ा तजर्बा है मेरा, मास या बारिंग फ्यू एग्जांपल्स। आपका बड़ा इनके बारे में अच्छा दिल है, शायद वास्ते नहीं पड़े आपके इस तरीके से। इतनी रुथलेस क्लास है ना जिनकी प्रमोशंस हम लेके यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी बड़ी हम एडवोकेसी कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। ये नहीं कि हमें किसी इंतकामी कार्रवाई पे जाना चाहिए। इन लोगों ने यहाँ पे कंट्रैक्ट के मुलाजमीन थे, डेली वेजेस के। इसी ब्यूरोक्रेसी ने इन जकूटा जिन्होंने हजारों की तादाद में कंट्रैक्ट वालों को डेली वेजेस को जलील किया। सर इनके नोट्स पढ़ें, इनकी समरियाँ पढ़ें, इन्होंने जो उनकी रेगुलराइजेशन में इन्होंने प्रॉब्लम पैदा किए हैं, उनको जिस तरह इन्होंने जलील किया है, घरों के यहाँ पे इन्होंने चूल्हे इन्होंने बंद करवाए, आज वो मजलूम बन के फिर रहे हैं। और मेरे जहन में एक ही लफ्ज़ इनके लिए आ रहा है कि मकाफात अमल। वो कहते हैं ना खुदा की लाठी जो है ना बेआवाज होती है लेकिन लगती जरूर है। इन जकूटा जिन्हों पे मैं सबका नहीं कह रहा, रिपीटिंग देयर आर सम अगेन ऑनरेबल पीपल एज वेल जो अच्छे लोग हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने डेली वेजेस को इन्होंने जलील किया है पीपल्स पार्टी दौर में जो मुस्तकिल हुए थे और लोगों के साथ ज्यादतियां की इन्होंने, इनको महसूस नहीं होगा। इनको जुल्म क्या लगता है आमिर इस ब्यूरोक्रेसी को? ये कहते हैं जो मेरे साथ ज्यादती होगी वो ज्यादती है, बाकी जिसके साथ मैंने ज्यादती की वो इंसाफ किया है। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी का तो इनका है और ये कुछ नहीं सीखेंगे। मैंने कई मजलूम या अफसरान की भी मैंने उनकी स्टोरीज करके देखी है, हेल्प करके देखी है, लेकिन यकीन करें कुछ अरसे बाद ये लोग वही जुल्म कर रहे होते हैं, ये वही ज्यादतियां कर रहे होते हैं। इनके साथ हो जाए तो आसमान गिर पड़ता है। अगर इनके हक में फैसले हो गए हैं तो इंसाफ हो जाएगा। ये बाकी जिनके खिलाफ ये फैसले कर रहे होते हैं, ये ज्यादतियां कर रहे होते हैं, ये उसको नहीं समझते। आपका गुस्सा बजा, गुस्सा मगर अगर ये सही तरक्कियां हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट का चांस है। अगर ये क्राइटेरियन जो कि नून लीग ने बनाया हुआ है कि सारे उनके रिश्तेदार और उनके दोस्त जो हैं तरक्कियां पाएंगे, तो ये इस मुल्क का कोई हल नहीं निकल सकता। ना ये सीपैक बननी है ना कुछ और बनना है। आपको रखनी चाहिए। यही तरीका है, आप एक मॉडल बनाएं कि जनाब इन अफसरों को बनाएंगे जो ईमानदार हैं। आमिर आप छोड़ देते, हालांकि मैंने जाने बड़ा अहम उनकी हमने स्टोरी टेकअप करनी है। पीटीवी के नए एमडी साहब जो एक्टिंग नवाज सुखेरा साहब, उसमें मैंने बात करनी। लास्टली मैं कह दूं, चलो अब मसले हुए हैं ना इनके, ये 3 बोर्ड खराब हुए, 2 हुए। इससे पहले ग्रेड 22 के अफसरान भी रहे थे जो प्रमोशन पे हुई थी, मेरिट पे हुए थे, उन्होंने इंसाफ करते रहे इस माशरे के साथ, इस गवर्नेंस के साथ या इस लोगों के साथ। इसमें फिर आप और मैं बहस फिर कर लेंगे, लंबी बहस कर लेंगे, लंबी बहस जारी रहेगी। वी विल डू इट। मेरे अपने रिजर्वेशन से दिल जला हुआ है इनसे, यकीन करें। चंद अच्छे लोग मिले होंगे ब्यूरोक्रेसी में, बाकी यकीन करें चलें फिर रहने देते हैं, माफ कर दें। अच्छा इनको माफ कर, जिन्होंने यहाँ पे हजारों की तादाद में डेली वेजेस और कंट्रैक्ट मुलाजमीन के साथ ज्यादतियां की हैं, उनके इन्होंने घरों के चूल्हे बंद किए इसी ब्यूरोक्रेसी ने, टॉप ने।
आमिर साहब कहते हैं माफ कर, बड़ा दिल है, बड़ा दिल है बड़ा वैसे दिल है, आपका। बड़ा अब क्लास पीटीवी की स्टोरी पे मैं जरा जल्दी से आता हूं कि हमने स्टोरी की थी यहाँ पे पीटीवी में कि कैसे तबाहियां मची हुई हैं वहां पे, जो बैड गवर्नेंस की सबसे बड़ी मिसाल देखनी हो कि आपने इदारे कैसे तबाह करने, पीटीवी को पीटीवी देखें। देख लें। इस पे आप देख लें कि एक जो जहाँ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की जाती है उनका इंपैक्ट कैसे आते। पीटीवी का 5 अरब रुपया तो ये लेते हैं फीस में, और जो मुझे बताया गया है कि अरबों रुपए के इश्तिहारात, इनको सपोर्ट चैनल बड़ा चल पड़ा है इनका, वहां से भी मिल रहे हैं। सो 12-13 अरब रुपया इनकी एक साल के करीब इनकी इनकम होती है। हालत ये है आमिर साहब कि इनके पास करोड़ों रुपए जो हैं ये उनको देने के लिए नहीं है। जो इनका स्टाफ है, जो लोअर स्टाफ है, सैलरीज हमने की है पिछले हफ्ते, जो पूरी डिटेल दी है। इस प्रोग्राम को देख के जो हमने परसों रात किया था, जो नए यहाँ सेक्रेटरी हैं, फेडरल सेक्रेटरी हैं अहमद नवाज सुखैरा साहब, उन्होंने मुझे अपना एक उन्होंने जवाब भेजा हमारे प्रोग्राम पे। उन्होंने कहा मैंने प्रोग्राम वो देखा है, वो शायद हमारा शो देखते हैं, वो ये अहमद नवाज सुखैरा साहब, वो ये कहते हैं मैंने बड़ा उस पर, मेरे नॉलेज में नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में 4-5 स्टेशन पे लोगों को पेमेंट नहीं की जा रही, और वो भी लोअर स्टाफ है। उन्होंने एक नया डायरेक्टिव जारी किया है जिसकी कॉपी भी वो हम शायद दिखा सकते हैं। उसमें 3-4 बड़े उन्होंने इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं, एंड वी आर क्वाइट हैप्पी कि वो इस पीटीवी को ठीक करने की शायद कोशिश करें। एक ये उन्होंने कहा है कि कि अगर सैलरीज का क्राइसिस होगा फंड्स का, तो सबसे पहले सैलरी जो है वो छोटे स्टाफ को मिलेगी, और बड़े बड़े जो बिग सैलरीज वाले उनको बाद में मिलेगी, पहले छोटों को मिलेगी। नंबर 1 एक उन्होंने ये कहा है। दूसरा उन्होंने कहा है कि पीटीवी में करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि वहाँ खांचे किए जा रहे हैं। और तीसरा जो आमिर साहब कहते थे कि वहाँ कढ़ाइयाँ पक रही हैं, तो वहाँ पे ताशाही जी वो जो उस पे उन्होंने ऑर्डर जारी किया है कि आइंदा यहाँ पे कढ़ाइयाँ खाबे शाबे नहीं चलेंगे। एंटरटेनमेंट के नाम पे मैक्सिमम आप वहाँ पे किसी को चाय और बिस्कुट पिला सकते हैं। और चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने अपने डायरेक्टिव में लिखी है अहमद नवाज सुखैरा साहब ने, कि जनाब यहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो पिछले दिनों पीटीवी को उन्होंने हिट किया था वो भी नहीं होगी। पीटीवी पे बहुत कुछ हमारे पास कहने को करने को है आज, क्योंकि मैं और आमिर साहब ब्यूरोक्रेसी का अच्छा है बुराइयों में पढ़ के। सवाल ये है कि पीटीवी इतने बिलियंस ऑफ रुपीज ले रहा है, जब भी यहाँ पॉलिटिकल अपॉइंटी आते हैं आपका पीटीवी डाउन जाता है। इसको प्रोफेशनल लोग मेरे बैसे चला आप उसमें कह लें, हम उनको जानते हैं थोड़ा सा। जब यहाँ पे उनको लाया गया था, आपको याद होगा मिर्जा साहब, यूसुफ बेग मिर्जा साहब, अरशद खान, इन लोगों ने उस वक्त, क्योंकि प्रोफेशनल लोग थे, ये पीटीवी को प्रॉफिट में ले गए थे। अब हालत ये होगी कि पीटीवी के पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है। 5 अरब रुपए के आप हमसे फीस ले रहे हैं पाकिस्तान के लोगों से, अरबों रुपए के इश्तिहारात ले रहे हैं। पीएसडीपी फंड जो है वो आपको हुकूमत पाकिस्तान फंड करती है। पैसा इतनी बड़ी तादाद में है, ये 10-12 अरब रुपया साल का किधर जा रहा है, कौन सी कुएं में आप डाल रहे हैं कि लोगों के पास आप उनको सैलरी देने को नहीं है। और विक्टिम एक साइड पे लोगों के पास आमिर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा स्टेशन, पेशावर, इनमें आप डेली वेजेस को पैसे नहीं दे रहे, अब सोर्स पर्सन को नहीं दे रहे, आर्टिस्ट को नहीं दे रहे, और दूसरी तरफ 10 अरब रुपया आप कमा रहे हैं। ठीक है, और जो आप मुझसे बताएं कि एकदम कामयाब होंगे। मैं बड़ा खुश हूं कि ये सुखैरा साहब आ गए हैं। सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि वहाँ पे वो जो है ना डाल दिया था ताशाही जो चल रही है ना वहाँ पे, उसको ही रोक पा लें, क्योंकि वो रुकने वाले नहीं है। उनको पावर चाहिए है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मांगते हैं, जो कि चेयरमैन के पास हो नहीं सकती। तो बहुत बड़ा इनका काम होगा। लास्ट 1 मिनट है क्लास साहब, एयरलाइन से मुतालिक मैं लाजमी तौर पे बात करना चाह रही हूँ। चंद दिन से एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, क्या समझते हैं पाकिस्तानी इदारों में ऐसा रद्द-ए-अमल कभी ये वो होते हैं जो हम कहते हैं ना सिविलाइज्ड एक रवैया होते हैं। आपके 8 के 8 सरकारी माफिया जो आइडेंटिफाई किए, लोगों को लूट भी रहे हैं, उनको जलील भी कर रहे हैं, उनको ह्यूमिलिएट भी कर रहे हैं, और इतनी जुर्रत भी नहीं दे रहे कि ये एहतजाज कर सकें। आप सही बात कर रहे हैं क्लासेस साहब कि अगर हम अपनी सोसाइटी को, अपने सोशल मीडिया को उठा के देखें, भाषण तो हम लोग बहुत देते हैं, लेकिन सिविलाइज सोसाइटी किस किस्म की होती है, हमें ऐसे लोगों से सबक सीखना चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।